हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। हम समझते होंगे कि आप मस्त होंगे। मैं हर्ष कुमार श्रीवास्तव फिर से आपके सामने आज इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स का लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम लोग बेटा जो है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानेंगे। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग जान चुके थे कि जो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज था वो क्या था बेटा, इलेक्ट्रॉन था। ठीक, तो हम बात करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं। मान लीजिए कोई मटेरियल है और नेचर के अंदर हर एक मटेरियल एटम से मिलकर बना होता है। लेट अस कंसीडर एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब ये जो एटम्स है बेटा, यदि इनके स्ट्रक्चर को आप और बड़ा करके देखोगे तो आपको न्यूक्लियस, एटम का न्यूक्लियस, और ये इसके आउटर मोस्ट सेल जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है, प्रेजेंट होता है। ठीक, अब क्या है जो है कि इस यूनिवर्स का जो मिनिमम टेम्परेचर है, मतलब हम कह सकते हैं सबसे कम टेम्परेचर जो जनरल लाइफ में हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो कितना होता है, 0 केल्विन। 0 केल्विन को आप क्या बोलोगे बेटा, -273 डिग्री सेल्सियस, और कह सकते हो -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ये सबसे कम टेम्परेचर है जिसको हम समझ सकते हैं थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के बेसिस पे। अच्छा, तो इस 0 केल्विन टेम्परेचर पे जो एटम्स के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है उनके अंदर मोशन नहीं है, कोई रैंडम मोशन नहीं है। लेकिन हम बात करें बेटा जो एट रूम टेम्परेचर, और आपको पता होगा रूम टेम्परेचर होता क्या है, अप्रोक्सीमेटली 27 डिग्री सेल्सियस। केल्विन स्केल पे आप देखोगे तो ये हो जाएगा बेटा 300 केल्विन। अब 0 केल्विन से आप 300 केल्विन पर पहुंच गए। देयर इज अ बिग डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर फॉर द मटेरियल। अब मटेरियल के लिए ये 300 केल्विन टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो इस केस में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वह हीटेड अप होंगे। क्या होंगे बेटा, हीटेड अप। अच्छा, जब हीटेड अप होंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, तो जब एनर्जी इनकी इंक्रीज होगी बेटा, तो ये कहीं ना कहीं से पॉजिटिव न्यूक्लियस से बंधे हुए हैं, और जब एनर्जी इस पॉजिटिव न्यूक्लियस से बॉन्ड से जो बनी हुई एनर्जी है उससे ज्यादा होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन से बाहर निकल जाएगा, मूव करने लगेगा। ऑलरेडी इट हैज एनर्जी। ओके, तो इसी तरीके से जब एक मटेरियल को आप रूम टेम्परेचर पे रखते हो तो इतने एटम से बना हुआ है जो कोई मटेरियल, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा वो कहीं ना कहीं बाहर रैंडम मोशन कर रहे होंगे। इन्हीं जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रैंडम मोशन कर रहे हैं, इन्हीं को हम लोग क्या नाम देते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? तो हमें इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर मटेरियल को क्लासिफाई करना है कि नेचर के अंदर कितने टाइप्स के मटेरियल्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। 3 तरह के मटेरियल्स होते हैं बेटा बेसिकली। पहला होता है कंडक्टर्स। कंडक्टर्स वो मटेरियल है जिनके अंदर मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं बेटा।
और वो भी कब? एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये जनरली ऐसा नहीं है कि हर तरह के मटेरियल्स में जो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोर होंगे, इट इज नॉट नेसेसरी। इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसी बॉडीज होंगी जिनके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोर होंगे एट द रूम टेम्परेचर, वो बेसिकली क्या होगा बेटा? मेटल्स। ऑल द मेटल्स हैव मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट द रूम टेम्परेचर। ठीक। सेकेंड एग्जांपल क्या होगा जो है? ह्यूमन बॉडी। क्यों ह्यूमन बॉडी को हम लोग जो है कंडक्टर कह रहे हैं? ह्यूमन बॉडी के अंदर कहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स है? अभी हम लोग डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग जब पढ़ेंगे तो ह्यूमन बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन के कारण चार्ज क्रिएट हो सकता है बेटा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्रिक्शन होगा, हीट जनरेट होगी, कुछ इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे, बॉडी के ऊपर चार्ज डेवलप होगा। बॉडी के अंदर स्वीट्स रिलीज होते हैं, वो स्वीट्स का नेचर कैसा होता है? सॉल्टी। अलॉन्ग विद वाटर रिलीज होता है, एज अ सॉल्ट सोल्यूशन होगा। वो आयंस में डिसोसिएट होंगे जिसके कारण वहां से इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। तीसरा क्या होगा बेटा जो है? इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन सिंपल सा है एग्जांपल, NaCl को आप वाटर में मिला दीजिए, H2 बन गया इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। इसमें होगा क्या? NaCl डिसोसिएट हो जाएगा आयंस के फॉर्म में, आयंस क्रिएट हो जाएंगे, वहां से फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे जो है। क्लियर है? तो मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिस मटेरियल में पाया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? कंडक्टर। एग्जांपल मेटल, ह्यूमन बॉडी, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन एटसेट्रा। क्लियर है? अब हम दूसरे तरफ चलेंगे कि दूसरा इसके अपोजिट नेचर का जो हुआ मटेरियल जिसके अंदर नो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, उसको हम लोग क्या नाम देंगे बेटा? इंसुलेटर। इंसुलेटर्स means the material which has no number of free electron at room temperature and above it also, means at all no free electrons, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही नहीं बेटा तो उस मटेरियल को हम लोग क्या बोलेंगे? इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के कारण उसके अंदर कंडक्टिविटी क्रिएट होगी, उसकी कंडक्टिविटी अच्छी होगी, लेकिन वही कहीं ना कहीं यहां पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो उस मटेरियल की कंडक्टिविटी क्या होगी? कम होगी, मिनिमम होगी। फॉर एग्जांपल की आप बात करोगे, एग्जांपल्स क्या क्या होंगे? एग्जांपल्स में बेटा रबर। रबर आप देखे होंगे जितने भी इलेक्ट्रिशियंस होते हैं वो जब इलेक्ट्रिक पोल्स पे चढ़ते हैं तो वह एक रबर ग्लव्स का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, उसकी कंडक्टिविटी मिनिमम होगी जिसके कारण उसको कोई किसी तरीके का इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। सेकेंड, वुड, लकड़ी, इट इज आल्सो टाइप ऑफ इंसुलेटर, इन इट देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? तो रबर हो गया, वुड हो गया एटसेट्रा। नेक्स्ट आते हैं बेटा जो है नेचर के अंदर कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं कि एट लोअर टेम्परेचर उनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। एट रूम टेम्परेचर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बट जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे थर्मल एनर्जी वो पाएंगे, ड्यू टू विच उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बेटा बढ़ेगी, जिसके कारण यदि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द फ्री इलेक्ट्रॉन से यदि ज्यादा उनकी थर्मल एनर्जी हो गई तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, वहां से फ्री हो जाएगा। तो एंड एट हाई टेम्परेचर जब इलेक्ट्रॉन बेटा बाहर निकल जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन।
मींस रूम टेम्परेचर पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं थे, जैसे हमने टेम्परेचर को बढ़ाया फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, क्रिएट हो गए। ऐसे मटेरियल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम एटसेट्रा। इन मटेरियल्स के अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है एट रूम टेम्परेचर। व्हेन द टेम्परेचर राइजेस, बॉन्ड्स breaking takes place, due to which some free electrons created and due to which the conductivity of the material also increases. यहां तक क्लियर होगा सबको बच्चे? हमें नहीं लगता कि किसी को डाउट होगा कि on the basis of presence of free electrons there are how many types of the materials? One is the conductor, more number of free electrons. One is the insulator, no number of free electrons. And third, semiconductor, in which at room temperature or at lower temperature, रूम टेम्परेचर और लो टेम्परेचर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे बेटा, बट जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेगा, एज द टेम्परेचर राइजेस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, वी विल गेट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे मटेरियल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर्स। यहां तक क्लियर सभी को? ओके अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की हम बात करेंगे। इसमें फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है बेटा वो एडिटिव विटी नेचर ऑफ एडिटिविटी नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये क्या कहता है बेटा, जो है इसको डिस्कस करने के पहले हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताएंगे पॉइंट चार्ज की। पॉइंट चार्ज क्या होता है? दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, वन इज द पॉइंट और सेकेंड इज द चार्ज। और मैथमेटिक्स आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो आपको पता होगा कि पॉइंट्स है क्या, द नीप ऑफ अ पेंसिल, दिस इज ए पेन, आई पुट इट, दिस इज ए पॉइंट। एंड इस पॉइंट के ऊपर हमें कोई चार्ज लाके रख दे, उस चार्ज का क्या डायमेंशन हो इट डजंट मैटर। एक पॉइंट लीजिए और उस पॉइंट पे एक चार्ज लाके रख दीजिए। ये एक हाइपोथेटिकल एजम्पशन है, ये हाइपोथेटिकली इमेजिनेशन है। एक पॉइंट है, उस पे इतना चार्ज है। यदि आपसे कोई कहे कि इस पॉइंट चार्ज की लेंथ क्या होगी, इस पॉइंट चार्ज की लेंथ क्या होगी, तो आपको पता है कि एलिमेंट्री चार्ज है क्या, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का रेडियस किसमें होता है, फर्मी में, बहुत कम, बहुत छोटा। इसलिए जो है इसको हम लोग क्या बोलना है बेटा, पॉइंट चार्ज बोलना है। कि एक पॉइंट है जिसके ऊपर हम जो है या जिस स्थान पे या उस स्थान पे एक पॉइंट, एक चार्ज लाके रख दें, दैट इज नोन एज पॉइंट चार्ज। क्लियर है सबको? ओके अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी की। एडिटिविटी थी, मान लेते बेटा कोई बॉडी है, तो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है और ड्राइंग अच्छी नहीं है, ठीक है। देखिए इस बॉडी के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स होंगे, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। और मानते हैं कि हर बॉडी के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उनका कुछ ना कुछ इंडिविजुअल चार्ज है। ओके मान लेते हैं इसका चार्ज Q1 है, इसका चार्ज Q2 है, इसका चार्ज Q3 है बेटा, इसका चार्ज Q4 है, इसका चार्ज Q5 है और इसका चार्ज Q6 है। और यदि आपसे कोई कह दिया कि ये एक बॉडी है, बॉडी ए, और इस बॉडी के अंदर 6 पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स पर इतने इतने चार्जेस रखे गए हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6। आपको बताना है कि इस बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज कितना है, Q इक्वल टू व्हाट। तो ये जो एडिटिविटी नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है,
वो क्या बताती है बेटा, क्योंकि आप जानते हो कि जो Q होगा वो आइदर या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो निगेटिव। ओके, तो ये एडिटिविटी नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या बताता है कि टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी, द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द algebraic sum of all the electric charges present at different points inside the body। बॉडी के अंदर जितने भी जो है पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स पे जो भी इंडिविजुअल चार्जेस हैं उनके एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा चार्ज। मींस यदि Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6, ये क्या हो गया, इनको जब हम एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या है, आप सोचोगे सर एल्जेब्रिक सम एक नया वर्ड बता दिया। एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या है बेटा, कि मान लेते हैं कि Q1 जो चार्ज है उसका नेचर क्या है, पॉजिटिव, Q2 चार्ज निगेटिव, Q3 पॉजिटिव, Q4 पॉजिटिव, Q5 निगेटिव, Q6 पॉजिटिव। ओके, या ऐसा कर, Q6 क्या है, निगेटिव है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो अब क्या होगा, नेट चार्ज Q1 पॉजिटिव है प्लस Q1, प्लस Q2 निगेटिव है माइनस Q2, प्लस Q3 पॉजिटिव है प्लस Q3, प्लस Q4 पॉजिटिव है प्लस Q4, प्लस Q5 निगेटिव है माइनस Q5, प्लस Q6 भी निगेटिव बेटा माइनस Q6। तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में, Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 माइनस Q5 माइनस Q6। तो एल्जेब्राइक सम का मतलब क्या है कि जो चार्ज है उसके साइन को भी हम साथ में राइट करेंगे। तो क्या बताता है बेटा एडिटिविटी नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एडिटिविटी नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डील्स दैट द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द एल्जेब्राइक सम ऑफ ऑल द charges present at different points inside the body। क्लियर है, कोई डाउट है बेटा, एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझेंगे। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, समझ रहे हैं, ले चुके होंगे। आइए देखिए, मान लीजिए एक टेढ़ा मेढ़ा बॉडी है। ओके, टेढ़ा मेढ़ा, 1 2 3 4 5, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, मैग्नीट्यूड दे दिया बेटा, Q1 इक्वल टू -3 कूलम, Q2 इक्वल टू +4 कूलम, Q3 इक्वल टू +9 कूलम, Q4 इक्वल टू -11 कूलम, Q5 इक्वल टू -15 कूलम। ओके, कह रहा है फाइंड द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी, Q इक्वल टू व्हाट। तो क्या करोगे, फ्रॉम द एडिटिविटी नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। मजा आ रहा है। ओके, Q1 इक्वल टू क्या है बेटा, -3। क्यों, क्योंकि सर ने बताया था एल्जेब्राइक सम लेना है, और एल्जेब्राइक सम का मतलब हम चार्जेस को उसके साइन के साथ लिखेंगे। Q2 +4, Q3 +9, Q4 -11, Q5 -15। क्या हो जाएगा बेटा, -3 प्लस 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 4 प्लस 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 9 प्लस माइनस -11 प्लस माइनस -15। क्या हो जाएगा, -3 -11 -14 और -15 -29। ओके, -3 -11 -14 और -15 -29 प्लस 4 और 9 13। कितना हो जाएगा बेटा, -16 कूलम। इसका मतलब कि ये जो बॉडी है इसके ऊपर नेट चार्ज कितना है, -16 कूलम है। तो ये कॉन्सेप्ट था एडिटिविटी नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज का, कि यदि कोई बॉडी है उसके ऊपर जो चार्जेस हैं उनके हमें मैग्नीट्यूड पता हो विद देयर साइंस, तो हमें उस बॉडी के ऊपर नेट चार्ज निकालने के लिए एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे। विच वन इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे बेटा, जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सेकेंड प्रॉपर्टी
क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ध्यान दीजिएगा बेटा, जो है आपको पता है कि जो है जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है इस नेचर का, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जो चार्ज है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, और इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो कोई फिजिकल क्वांटिटी अपनी जो मिनिमम वैल्यू को एक्सचेंज कर सकती है, चेंज कर सकती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटा। द मिनिमम वैल्यू बाय विच अ फिजिकल क्वांटिटी कैन चेंज इज कॉल्ड एज क्वांटा। तो इसी वर्ड से हम लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट बनाया है? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। द मिनिमम वैल्यू बाय विच अ फिजिकल क्वांटिटी कैन चेंज इज कॉल्ड एज क्वांटा। इसी क्वांटा के यूटिलाइज करके हम लोगों ने क्या बोला? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर है? अच्छा बेटा, अब ध्यान देने की जरूरत है कि आपको पता है कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? मैग्नीट्यूड में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? स्मॉल ई से। ठीक, तो मान लीजिए एक बॉडी ए है और दूसरी बॉडी बी है। एक बॉडी ए, दूसरी बॉडी बी है। इस बॉडी से इस बॉडी के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो 1 इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर हुआ बेटा, तो हम आपसे पूछेंगे कि कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, तो आपका आंसर क्या होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हमने क्या कहा? ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा कि एक बॉडी ए है और दूसरी बॉडी बी है। बॉडी ए से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया बॉडी बी पे, मतलब ए ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, बी ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया। ठीक, तो चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ होगा? तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यदि मान लो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हो तब, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या हो जाएगा ये? 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मान लीजिए कोई कह दे कि 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, मान लीजिए कोई कह दिया 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इक्वल टू ... 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट 5 इलेक्ट्रॉन बेटा, 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इक्वल टू 8.0 इंटू 10⁻⁻19 का कूलम। देखिए ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, इतना चार्ज। 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस, this amount of charge will transfer from body A to body B. For 3, 4.8, for 4, 6.4, and for 5, 8.0 into 10⁻⁻19. What I am observing here? मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं बेटा कि 10⁻⁻19 तो सब में कॉमन है, सब में कॉमन है, लेकिन ध्यान ये दीजिएगा कि 1.6 के बाद क्या आया? 3.2। 1.6 के बाद क्या आया? 3.2। 3.2 के बाद क्या आया? 4.8। 4.8 के बाद क्या आया? 6.4। 6.4 के बाद क्या आया? 8.0। इसका मतलब क्या है कि इसके और इसके बीच में भी डिजिट्स होंगे, बहुत सारे डिजिट्स होंगे।
वो 1.7, 1.8, 1.9 बहुत सारे डिजिट्स होंगे, वो तो छूट गए, बहुत ज्यादा नंबर्स होंगे, वो तो छूट गए बेटा। मींस जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे जो उनका ट्रांसफर है वो कंटिन्यूअसली नहीं हो रहा है, कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन है कि 1.6 के बाद 1.7 लेंगे, 1.7 के बाद 1.8 लेंगे, 1.8 के बाद 1.9 लेंगे ना, 3.2 के बाद 3.3 लेंगे, 3.3 के बाद 3.4 वाला लेंगे, 3.4 के बाद 3.5 वाला लेंगे, नहीं, 6.4 के बाद 6.5 ले लें, 6.6 ले लें, 6.7 ले लें, नॉट पॉसिबल। I am seeing that after 1.6 next value 3.2, after 3.2 next value 4.8, after 4.8 next value 6.4, after 6.4 next value 8.0। मीन्स जो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है वो ये डील कर रही है बेटा कि जो चार्ज है वह कंटिन्यूअसली वेरी नहीं कर सकती। इट मीन्स this has discrete sets of values, it cannot change continuously, it changes discontinuously, that is it can take a set of discrete values, discrete values को रख रहा है, कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन है बेटा, डिसकंटिन्यूटी मेंटेन है, बीच का नंबर गायब है, इनके बीच का नंबर गायब है, इनके बीच का नंबर गायब है, इसलिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी जो ट्रांसफर हो सकती है वो किसके बराबर होगी बेटा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के, ठीक, मिनिमम वैल्यू। इसलिए इसको क्या बोला हमने, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन चार्ज। मैंने कहा एक इलेक्ट्रॉन, ये 2 के लिए, ये 3 के लिए, इतना चार्ज 4 के लिए, इतना, मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ये बता सकता है कि द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी, द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी मे बी इक्वल टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और इट्स मल्टीपल। मींस जो किसी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होगा बेटा वो या तो किसके बराबर होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के, या तो इसके मल्टीपल्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। यदि n चार्ज ट्रांसफर हुए हैं तो टोटल चार्ज कितना ट्रांसफर होगा, Ne। ये हो गया टोटल चार्ज, ये हो गया बेटा इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर होगा, और इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये ध्यान दीजिए कि मान लीजिए बेटा बॉडी X है, बॉडी Y है, तो बॉडी X यदि इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है और बॉडी Y क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है। बॉडी X इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है और बॉडी Y इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है, तो इस बॉडी X के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव, निगेटिव आएगा ना। हाँ सर, थप्पड़ थप्पड़ मारेंगे, देखो ध्यान से, बॉडी X है, बॉडी X है बेटा, बुरा मत मानिएगा, ठीक है। देखिए बॉडी X है, बॉडी X इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, तो इलेक्ट्रॉन को लूज किया है ना, प्रोटॉन को नहीं। और आपको पता है कि कोई भी एटम है, कोई भी एटम वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली क्या होता है बेटा, न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है, क्योंकि इस एटम में 11 इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 क्या होंगे, प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड बराबर है, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, 11 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 प्लस, और इसके लिए हमने माइनस साइन लगा देंगे इलेक्ट्रॉन के लिए, प्लस 11 इंटू प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, नेट चार्ज क्या आ जाएगा Na के ऊपर, 0।
तो जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी तो प्रोटॉन थोड़ी निकल के बाहर जाएगा। इसका मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस हो जाएंगे इन कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, और उस बॉडी के ऊपर कैसा चार्ज हो जाएगा बच्चा? पॉजिटिव। ठीक है, इसीलिए बोल रहे थे कि जल्दीबाजी में नहीं सीखना है। ठीक है, ओके, देखिए आगे। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी वो क्या बनेगा बेटा? अब यहां पॉजिटिव बन गया तो वो क्या बनना चाहिए? निगेटिव। आप कहोगे सर कैसे? तो बेटा उसके ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। प्रोटॉन को हम बढ़ा घटा नहीं सकते क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर है। इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होता है, इलेक्ट्रॉन को हम बढ़ा घटा सकते हैं। तो इस केस में बॉडी वाई ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, और जब बॉडी वाई ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया इसके ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, ज्यादा हो गए इन कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। दैट्स व्हाई द नेट चार्ज ऑन बॉडी वाई विल बी नेगेटिव। क्लियर है? तो अब वाई बॉडी और एक्स बॉडी दोनों के ऊपर चार्ज ट्रांसफर हो गए। कितना चार्ज ट्रांसफर हुए वो किस फार्मूले से निकलेगा? Q इक्वल टू एन ई। यदि हमें बॉडी एक्स के ऊपर चार्ज लिखने हो, मान लो कि n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हो, तो क्या हो जाएगा? एन ई, और चार्ज ऑन बॉडी वाई कितना हो जाएगा? वो भी कितना होगा? एन ई, क्योंकि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को उसने गेन किया, इसने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया। तो कहोगे सर दोनों पे बराबर? नहीं बेटा, इसके y के ऊपर क्या हो जाएगा? निगेटिव चार्ज, और x के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो इन दोनों को जब मिला के लिखोगे आप, तो नेट चार्ज ऑन अ बॉडी विल बी कैन बी रिटेन एज Q इक्वल टू प्लस माइनस एन। क्लियर है? दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ये बताता है बेटा, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मींस दैट द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी will be equal to the integral multiple of the charge of electron. ओके, अच्छा, अब ध्यान देना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मान लो आपसे कोई कह दिया कि क्या किसी बॉडी के ऊपर 9 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम का चार्ज पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल फॉर बॉडी टू हैव 9 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज? लगोगे सोचने, होगा क्या बेटा? क्यों दिया है? हमारा मेन मोटिव क्या है कि हमें बताने कितना चार्ज पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। अब हमें कैसे पता? हम कैलकुलेशन थोड़ी करेंगे, या हम चलेंगे चार्ज को गिनने 1 2 3 4? नहीं, ऐसे नहीं जाएंगे। अब देखो कैसे मजा आएगा। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ने बता दिया Q इक्वल टू एन, रख दो Q इक्वल टू एन ई। क्यों पता है? 9 इंटू 10 टू द पावर -19। एन नहीं पता है बेटा, क्योंकि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पता कर ले यदि, तो पॉसिबिलिटी पता हो जाएगी। इसका मतलब कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, 10 टू द पावर -19, 10 टू द पावर -19 को खा गया। तो बचा क्या बेटा नेक्स्ट लाइन में? 9/1.6। क्या लिखोगे? 90/16। और ये जब भी आएगा एक क्या आएगा? इंटीजर आएगा। सॉरी, इंटीजर नहीं आएगा बेटा, ये क्या आएगा? एक फ्रैक्शन आएगा। माफ करिएगा मुझे, फ्रैक्शन आएगा। ये हुई ना कमाल की बात, फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अभी आप पीछे वाले क्लास में देखे कि जो मिनिमम चार्ज किसी बॉडी के ऊपर ट्रांसफर हो सकता है वह क्या है? इलेक्ट्रॉन। और स्टार्टिंग में ही हमने बताया था कि फर्दर इलेक्ट्रॉन को हम लोग डिवाइड अभी नहीं कर पाए हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू एनी अदर पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। यहां पर क्या बता रहा है कि फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन है। भाई हम यही कह सकते हैं ना कि देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज the transfer of charge from one body to another body is not continuous, it is discontinuous. It has a discrete set of values. मीन्स वो नंबर जो n को आना था इस फॉर्मूले में क्या रखा गया था बेटा? पॉजिटिव इंटीजर। यहां तो फ्रैक्शन आ गया, बात तो गड़बड़ हो गई। तो सर समझ में नहीं आया, मजा नहीं आया क्लास में।
अरे मेरे भाई किसी अंडे की दुकान पे चले जाओ, अब बोल दो अंडे वाले से कि हमें 1.5 अंडे का आमलेट बना दे, वो भी शॉक्ड हो जाएगा, टक 1.5 अंडे का आमलेट, ये कौन आइंस्टीन आ गया। 1.5 अंडे का आमलेट क्या करेगा, मान लो बना के भी तुम्हें दे देगा, तो आधे अंडे का आमलेट वो घर ले जाएगा क्या। दूसरे पे मैं एग्जांपल के तौर पे समझो, केले वाले की दुकान पे चले जाओ, बोल दो अंकल एक बात हमें आपसे पूछनी थी कि हमें 2.5 केले दे दीजिए आप। अंकल गेट्स ऑफ, बोले दिमाग खराब है क्या तेरा, 2.5 केला लोगे, आधा केला मैं क्या खाऊंगा, आधा केला क्या मैं खाऊंगा, लेना है तो 3 केले ले लो या 2 केले ले लो, 2.5 केले मैं नहीं दे पाऊंगा। इन द सेम वे कि जो मिनिमम अमाउंट ऑफ जो चार्ज ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे, वो डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबरिंग है वो क्या होना चाहिए बेटा, इंटीजर्स होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉट द फ्रैक्शंस। भाई कोई कहते कि 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाओ, इलेक्ट्रॉन का फर्दर डिवीजन है नहीं, 2 तो हो गया, 2.5 के लिए इलेक्ट्रॉन को काटोगे क्या, नहीं पॉसिबल है। इसलिए अ बॉडी कैन नॉट हैव एन इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल टू 9 × 10⁻⁻19 कूलम। दूसरे वे में कह सकते हो बेटा, एक और एग्जांपल देख लीजिए, दूसरा एग्जांपल है और ये पूछा गया है बोर्ड एग्जाम्स में 1 मार्क्स में कि कैन अ बॉडी हैव एन इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल टू 8 × 10⁻⁻19 कूलम। फिर से वही दिमाग लगेगा, कौन सा, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है भैया मेरे, Q इक्वल टू एन ई, चार्ज कितना दिया है 10 × 8 × 10⁻⁻19, एन नहीं पता, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19, दिस इंप्लाइज एन इक्वल टू, ये दोनों खत्म, क्या बचा 8/1.6, 80/16 इक्वल टू 5, मीन्स n इक्वल टू 5, पॉजिटिव इंटीजर आ गया मेरे भाई। इसका मतलब कि अ बॉडी कैन हैव एन इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल टू द 8 × 10⁻⁻19। अब आपसे कह दे कि कैन अ बॉडी हैव 6.7 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज, नहीं, क्यों नहीं, हमने देखा था कि हर सर ने बताया था कि अ बॉडी जब 4 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगी तो कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, 6.4। 6.4 के बाद क्या आ रहा था 8.0 × 10⁻⁻19, देख लीजिए टेबल में, यहां 5 × 1.6 × 10⁻⁻19 8, मीन्स बीच वाली वैल्यूज क्या है, गायब है, और गायब है इसका मतलब ये वाली जो वैल्यूज होंगी नहीं पॉसिबल है। क्लियर है, इस तरीके से हम बता देंगे बेटा कि किसी बॉडी पे कितना चार्ज ट्रांसफर होगा। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग की बात करेंगे। मेथड्स ऑफ चार्जिंग का मतलब क्या है कि कोई बॉडी है और उसको चार्ज कैसे करना है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं जो है इलेक्ट्रिफिकेशन। किसी बॉडी को चार्ज प्रोवाइड करना, किसी बॉडी को चार्ज प्रोवाइड करना, द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग चार्ज टू एनी बॉडी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, किसी बॉडी के ऊपर कैसे हम चार्ज प्रोड्यूस करा पाए, जनरेट करा पाए, कैसे उसे चार्ज कम कर सकें, ज्यादा कर सकें, देयर आर डिफरेंट मेथड्स। उसमें हम लोग फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे बेटा जो है, 3 मेथड्स हैं बेसिकली। उसमें पहला मेथड हम लोग पढ़ेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड, चार्जिंग बाय
कंडक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड नाम समझ में आ रहा है, कंडक्ट करेगा, कंडक्टिविटी। अभी सर ने कुछ बताया कंडक्टर से रिलेटेड। अच्छा अच्छा, चलो देखो, चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड में हम लोग क्या जानेंगे। मान लो बेटा कोई बॉडी है एक्स और ये चार्ज है, मान लो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। हे राम, इतना ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज ये क्या है बेटा, बॉडी एक्स है और ये कैसी बॉडी है, चार्ज बॉडी है। ओके, और कहीं दूर दराज में, मतलब थोड़ी दूर पे एक अनचार्ज बॉडी है। कैसे पहचानोगे कि ये अनचार्ज बॉडी, बिकॉज इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ओके, और इस चार्ज बॉडी की हेल्प से इस अनचार्ज बॉडी को चार्ज प्रोवाइड करना है। पढ़ क्या रहे हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड। क्या करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे, इस बॉडी एक्स को किसी एक कंडक्टिंग वायर से वाई वाली बॉडी से अटैच करा देंगे। जैसे ही अटैच कराओगे, ये बॉडी एक्स, इसका पोटेंशियल क्या है बेटा, ज्यादा है, हाई पोटेंशियल है, और इस बॉडी का पोटेंशियल क्या था, लो पोटेंशियल। ठीक है, तो जैसे ही हमने जो इसको कंडक्टिंग वायर के थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट में लाया, तुरंत क्या होगा बेटा, चार्जेस विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द चार्ज बॉडी एक्स टू द अनचार्ज बॉडी वाई, फ्रॉम द चार्ज बॉडी एक्स टू द अनचार्ज बॉडी वाई। अब बात तो ये समझ में नहीं आ रही कि ये चार्ज कब तक ट्रांसफर होंगे। भाई आपको पता है कि एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे दो कंटेनर रख दो और एक कंटेनर को होल करके एक पाइप के थ्रू दूसरे वाले कंटेनर को अटैच कर दो। पहले वाले कंटेनर में पानी भरा है, दूसरा वाला कंटेनर खाली है। तो जैसे ही उस अटैच करोगे कंटेनर वन को कंटेनर थ्रू अ पाइप, क्या होगा, कंटेनर वन में वाटर भरा है, द वाटर विल स्टार्ट फ्लो फ्रॉम द कंटेनर वन टू द कंटेनर टू। कब तक, जब तक पूरा पानी ना चला जाए। ऐसा तो होगा नहीं यार। कब तक होगा फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम कंटेनर वन टू कंटेनर टू, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, दोनों की पोटेंशियल एनर्जी ना सेम हो जाए। इन द सेम वे, व्हेन अ चार्ज बॉडी इज केप्ट इन रियल फिजिकल कंटैक्ट, रियल फिजिकल कंटैक्ट का मतलब कंडक्टिंग वायर से, ऐसा भी कर सकते थे, बॉडी एक्स पॉजिटिव पॉजिटिव और हेला बॉडी वाई टच करा डायरेक्ट कंटैक्ट में, या तो कंडक्टिंग वायर से टच करा दिया, या तो डायरेक्ट कंटैक्ट में टच करा देंगे। तो व्हेन अ चार्ज बॉडी इज केप्ट इन रियल फिजिकल कंटैक्ट विद एन अनचार्ज बॉडी, then the charges will start to flow from the charged body to the uncharged body till the potential on both will be same। कब तक चार्ज फ्लो करेगा बेटा बॉडी एक्स से बॉडी वाई तक, जब तक कि बॉडी एक्स और बॉडी वाई का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, और उसके बाद चार्ज विल स्टॉप टू फ्लो, फ्लो उसका बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो बॉडी वाई थी वो क्या हो गई, चार्ज हो गई। तो चार्ज अब फ्लो होगा, तो चार्ज अब फ्लो होगा तो इस बॉडी पे भी कुछ चार्ज क्या हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, बॉडी एक्स बॉडी वाई टुन 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 डिक डिक। अब कहोगे सर इस पे 6 था, इधर आपने 4 दे दिया, उधर 2 ही है, आपने बोला पोटेंशियल सेम होना चाहिए। हाँ वो बात है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग जो चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे अच्छे से, क्या कॉन्सेप्ट है, अभी तक तो जानते रहिए। हो सकता है कि दोनों पे इक्वल या हाफ अमाउंट का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। वो पॉसिबिलिटी कब होगी बेटा, जब जो कंडक्टर एक्स और वाई है इन दोनों का
शेप साइज क्या हो, आइडेंटिकल हो, और ये दोनों बॉडी एक्स और वाई सेम मटेरियल से बने हो। ये बॉडी एक्स और बॉडी वाई दोनों इक्वल अमाउंट का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। कब? जब उनका शेप साइज आइडेंटिकल हो और दोनों सेम मटेरियल से बने हो। इसका मतलब क्या है? देखो, मान लो एक्स है, आइडेंटिकल है, वाई आइडेंटिकल है, इसके ऊपर कितना चार्ज है? मान लो क्यू। ठीक, अब इनको जो है रियल फिजिकल कांटेक्ट में रख दिए थ्रू अ कंडक्टिंग वायर, तो क्या होगा बेटा? बॉडी एक्स से बॉडी वाई पे चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा, आइडेंटिकल शेप है, शेप मटेरियल है, सेम साइज है, तो अब जो है क्या होगा कि दोनों के ऊपर चार्ज क्या हो जाएंगे? अपीयरेंस वो क्या हो जाएगा? Q/2 Q/2। किसके ऊपर? एक्स के ऊपर और वाई के ऊपर। ये कहानी बन जाएगी। तो जब दोनों बॉडी आइडेंटिकल होंगी तब जो चार्ज का फ्लो है, जो चार्ज का ट्रांसफर है, वो दोनों बॉडी पे क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, Q/2 Q/2। अदरवाइज वो डिपेंड करेगा उनके शेप साइज और मटेरियल पे कि कौन कितना कंडक्टिंग है, कौन कितना नहीं है, और क्या क्या वगैरह वगैरह। क्लियर है? तो ये था बेटा जो है चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड। क्या लिखोगे इसमें कि व्हेन अ चार्ज बॉडी इज केप्ट इन रियल फिजिकल कांटेक्ट with an uncharged body, then there will be charges flow from charged body to the uncharged body till the potential of both the body become same। ठीक, अब जो चार्ज अपीयर हुआ है, ये जो चार्जेस अपीयर हुए वाई बॉडी के अंदर, अब इसको क्या कर देंगे? डिटैच कर देंगे, डिटैच कर देंगे। इस बॉडी भी चार्ज हो गई, एक्स भी क्या हो जाएगा? फाइनल स्ट्रक्चर एक्स विद 4 पॉजिटिव चार्ज एंड वाई विद 2 पॉजिटिव चार्ज, अलग अलग हो गए। तो ये जो बॉडी वाई अनचार्ज थी वो अब चार्ज हो गई, तो ये वाला जो चार्ज है बेटा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंडक्शन चार्ज। इसको क्या बोलेंगे? कंडक्शन चार्ज। और इस मेथड को क्या बोलेंगे? चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड। क्लियर है? तो ये रहा कहानी जो है चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट बेटा सेकेंड, चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड का क्या कॉन्सेप्ट है? देखो बेटा, मान लो बॉडी एक्स है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, बॉडी वाई। तो बॉडी एक्स क्या है? चार्ज बॉडी है बेटा। बॉडी वाई क्या है? अनचार्ज बॉडी है। ठीक, आपने क्या देखा कि चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड में रियल फिजिकल कांटेक्ट का होना जरूरी था, डायरेक्ट कांटेक्ट का होना जरूरी था, बट यहां पर नो फिजिकल कांटेक्ट रिक्वायर्ड, नो रियल फिजिकल कांटेक्ट। ठीक है बेटा, देखो तो चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी। अब क्या है कि आपको पता है कि जो भी बॉडी होती है वो इलेक्ट्रिकली क्या होती है? न्यूट्रल होती है। इस बॉडी वाई को इस बॉडी एक्स के पास लेके आएंगे, बॉडी एक्स वाई। ठीक, तो बॉडी वाई तो न्यूट्रल थी, मींस चार्ज जीरो था, लेकिन उसके अंदर चार्ज थे। क्यों? क्योंकि दे हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड इक्वल नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इस मटेरियल का जो है या इस मेटल का पोलराइजेशन हो जाएगा, मेटल पोलराइजेशन हो जाएगा, जिसके कारण इसके निगेटिव चार्ज इधर आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज इधर अपीयर हो जाएंगे। ठीक, कोई रियल फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, पोलराइज होगा। क्यों? ये पॉजिटिव ये निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ, आजा मेरे पास आजा, आजा मेरे पास आजा, और पॉजिटिव वाले को क्या करेगा? रिपेल करेगा, जिसके कारण इस मेटल का क्या हो जाएगा? पोलराइजेशन हो जाएगा। अब क्या करेंगे बेटा कि इस वाई वाली बॉडी को हम लोग क्या कर देंगे? अर्थ कर देंगे,
और आपको एक बात बता दें कि अर्थ जो है वह सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स का समुद्र है, भी ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर भरे हुए। इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। ये जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो ये पॉजिटिव वाले चार्ज को क्या करेगा, नलीफाई करेगा। पॉजिटिव वाले चार्ज को नलीफाई करके खाली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव वाले इधर पड़े हुए हैं और उसके ऊपर एक्सेस इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा। जितने पॉजिटिव थे उसको वो नलीफाई कर देगा, बस यही काम करेगा अर्थिंग। अच्छा, तो अब क्या होगा कि फर्दर केस में बॉडी एक्स दिस वे पॉजिटिव पॉजिटिव और बॉडी वाई क्या हो जाएगा, टिक 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 4 पॉजिटिव। ठीक, अब इसको क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। सेपरेशन के बाद क्या हो जाएगा बेटा, सेपरेशन कर देंगे जब अलग अलग दूर दूर कर देंगे तो एक्स बॉडी फिर एज इट इज अपनी पोजीशन में बरकरार रहेगी और वाई बॉडी के ऊपर ये जो चार्जेस हैं यूनिफॉर्मली क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इस तरीके से आपने देखा कि कोई बॉडी विदाउट एनी रियल फिजिकल कांटेक्ट क्या हो गई, चार्ज हो गई। तो इस प्रकार के चार्जिंग के कारण जो ये चार्ज अपीयर हुए हैं इसको क्या बोलेंगे बेटा, इंडक्शन चार्ज। और इस मेथड को क्या नाम देंगे, चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। क्लियर है सबको? अब क्या है कि यदि कोई पूछेगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड, तो आप क्या लिखोगे, सुनिए ध्यान से कि वे ना चार्ज बॉडी is kept nearer to a uncharged body, then there will be the induction of charge on the uncharged body takes place due to induction process. This charge is called as induction charge and this method is called as charging by induction method. तो क्या हुआ, ये बॉडी एक्स है, जो इसके नियर वाला फेस होगा, जो इस वाई वाली बॉडी अनचार्ज बॉडी का एक्स बॉडी के सामने वाला पास वाला फेस होगा, नियर फेस पे किस नेचर का चार्ज होगा बेटा, अपोजिट नेचर का। ठीक, और जो फार फेस होगा उस पे सेम नेचर का चार्ज इंड्यूस होगा। क्लियर है? अब मान लो कि जो है वाई वाले बॉडी पे यहां पर निगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है। हमारा मेन मोटिव क्या होगा कि यदि हमें वाई पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कराना है तो उसके लिए वाई वाले बॉडी पे हमें पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कराना, तो उसके लिए हमें बॉडी एक्स को क्या लेना पड़ेगा, निगेटिवली चार्ज। तो एक मेथड ये हो गया कि बिना एनी रियल फिजिकल कांटेक्ट के हम बॉडी को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक, लास्ट मेथड ऑफ चार्जिंग, दैट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड। ठीक है बेटा, देखो ध्यान से, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड का, फ्रिक्शन का मतलब क्या, रबिंग। फ्रिक्शन का मतलब क्या है, रबिंग। फ्रिक्शन का मतलब क्या है, रबिंग। ये हमारे हैंड्स हैं, ह्यूमन बॉडी के ऊपर चार्ज होता है, कंडक्टर है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हम जब इसको रब करते हैं our palms get heated. Why? Due to transfer of electron, due to transfer of charge, positive and electric charge, positive and negative charge get neutralized and that's why heat is produces. Okay? देखिए, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड के अंदर क्या है कि यदि हम किसी भी दो बॉडी को, when two bodies are rubbed with each other, then there will be transfer of charge takes place from one body to another body. मान लो बॉडी एक्स है और बॉडी वाई है, इन दोनों को आपस में रब कर दें तो बॉडी एक्स और बॉडी वाई के ऊपर चार्ज क्या हो जाएंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, देखो बेटा जो है कैसे, मान लो कोई एटम है एक्स, इसका न्यूक्लियस है, आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी की नीड होगी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की, उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, जो है ये एक सरफेस है, मेटल सरफेस है, हमने एटम बोल दिया। ठीक है, एटम के अंदर केमिस्ट्री में उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हो आप। जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। ध्यान से सुनिएगा,
द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ द मेटल इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। तो आप कहोगे सर वर्क फंक्शन यहां पर दो मटेरियल्स हैं, किसी एक का वर्क फंक्शन कम होगा, किसी एक का ज्यादा होगा। तो जिसका वर्क फंक्शन कम होगा बेटा, इसका मतलब कि उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना क्या आसान है, कम एनर्जी की जरूरत होगी। दूसरे में जिस मेटल का वर्क फंक्शन ज्यादा है, उसके आउटर सरफेस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन इजिली डिटैच या रिमूव कहां से होंगे, किसके सरफेस से, जिस मेटल का वर्क फंक्शन कम होगा। तो व्हेन द टू बॉडीज गेट रब्ड with each other, then there will be transfer of charge takes place from the one body to the another body, from the one body to the another body। अब from one body to another body की हम बात करेंगे, from one body to another body। तो कहां से चार्ज जल्दी रिलीज होगा, इलेक्ट्रॉन कहां से इजिली रिमूव होंगे, रिलीज होंगे, फ्रॉम द बॉडी हैविंग लोअर वर्क फंक्शन। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहां होगा, वन बॉडी टू अनदर बॉडी, दैट इज द बॉडी हैविंग लोअर वर्क फंक्शन टू द बॉडी हैव हायर वर्क फंक्शन, टू द बॉडी हैविंग हायर वर्क फंक्शन। क्लियर होगा सबको। व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड विद ईच अदर, देन देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस फ्रॉम द बॉडी हैविंग लोअर वर्क फंक्शन टू द बॉडी हैविंग हायर वर्क फंक्शन। क्लियर है। इस तरीके से जो बॉडीज के ऊपर जो चार्ज प्रोड्यूस होंगे बेटा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल चार्ज। क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल चार्ज। और इस मेथड को क्या बोलेंगे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड। क्लियर है सबको। कॉन्सेप्ट क्या है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड मींस रबिंग। व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड विद ईच अदर, देन देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ चार्ज from one body that is having lower work function to the another body that having the higher work function. Clear hai? Any doubt? Okay. So these are the different methods for the charging of an object. First is the charging by conduction method, second is the charging by induction method, and third is the charging by the what? Friction method. अब हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें। एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे बेटा, जो है जैसे आप कोई जो है ग्लास रॉड ले लो, ठीक, और उसको आप सिल्क क्लॉथ से क्या कर दो, रब कर दो। ग्लास रॉड ले लो और उसको आप सिल्क क्लॉथ से क्या कर दो, रब कर दो। ग्लास रॉड है, सिल्क क्लॉथ से लेकर रब कर दो, तो ग्लास रॉड के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सिल्क क्लॉथ के ऊपर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है। दूसरा, ये तो पहला हो गया। दूसरा, फर आपको पता होगा, यदि हम फर को किसी प्लास्टिक ऑब्जेक्ट से यदि हम रब कर दें बेटा, तो फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और प्लास्टिक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये ऑब्जर्वेबल है, ऑब्जर्वेबल चीज है, एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं। थर्ड, वुलन क्लॉथ। यदि किसी वुलन क्लॉथ को आप बेटा जो एम्बर रॉड से रब कर दो, फिर वही कहानी बन के आएगी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट, यदि आप किसी वुलन क्लॉथ को, जब आप किसी वुलन क्लॉथ को आप रबर से रब कर दीजिए, रबर से, तो क्या हो जाएगा बेटा, फिर वही कहानी अराइज होगी, पॉजिटिव चार्ज, दिस विल गेट नेगेटिव चार्ज। एंड लास्ट, जब आप किसी वुलन कोट या क्लॉथ को आप रब कर दो प्लास्टिक शीट से, तो फिर वही कहानी अराइज होगी, दिस गेट पॉजिटिव एंड दिस गेट नेगेटिव। मींस आपने क्या देखा कि जब किसी हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब कर रहे हैं तो उनके ऊपर चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। रबिंग के कारण चार्ज आए हैं, दैट्स व्हाई दिस आर कॉल्ड एज फ्रिक्शनल चार्ज, and this method of charging of an object is called as charging by friction method। तो आज तक के लिए इतना, ठीक है। मैं समझता हूं कि बाकी सभी लोगों को समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका। मैं नेक्स्ट लेक्चर में कूलॉम्स लॉ को डिस्कस करूंगा।
कुलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। ओके, सो आज के लिए थैंक यू एंड हैव नाइस डे। ओके, बाय बाय।